जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र वंदना यूट्यूब चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 12वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले 2 धमाके किए, उसके बाद पब्लिक गैलरी से नीचे सभा कक्ष में गुलाबी रंग के पर्चे फेंके। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। सभा कक्ष में फेंके गए पर्चों में बम धमाकों के कारण और अभिप्राय का शानदार वर्णन किया गया था। दोस्तों, आज उन ऐतिहासिक पर्चों की बात करेंगे जिनमें एक और जहां अंग्रेजों के लिए स्पष्ट चेतावनी थी, वहीं सेंट्रल असेंबली में बैठे राष्ट्रीय नेताओं से भी क्रांति का आह्वान किया गया था। पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन सुधार के नाम पर किए गए अपमान और इस तथाकथित भारतीय संसद द्वारा भारत के निरंतर किए गए तिरस्कार का जिक्र किए बिना हम यह कहना चाहते हैं कि आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंख फैलाए बैठे हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ रहे हैं, तब यह सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के रूप में अपने दमनकारी उपाय हम पर थोप रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में प्रेस सेडिशन बिल लाने की तैयारी है। सार्वजनिक काम करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। इन अत्यंत भड़काने वाले हालात में अपने उत्तरदायित्व की गंभीरता को महसूस कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है ताकि इस अपमानजनक स्वांग को समाप्त किया जा सके और जनता के सामने विदेशी शोषक नौकरशाही का असली चेहरा लाया जा सके। दोस्तों, भगत सिंह यहां पिछले 10 साल के दौरान हुए देश के अपमान की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था पिछले 10 साल में? देखिए, पर्चे कब फेंके गए? 8 अप्रैल 1929 को। उससे 10 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने नृशंस नरसंहार को अंजाम दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गठित हंटर कमीशन ने स्वयं माना था कि उस दिन जनरल डायर की गोलियों ने 379 निरपराध निहत्थे लोगों को भून दिया था और 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। गैर सरकारी आंकड़े तो मृतकों की संख्या 1000 से 1500 तक बताते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की जनता को बहकाने के लिए भारतीयों की राज में हिस्सेदारी के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास इस कानून के तहत देश में लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई, जिसके 2 सदन थे। निचले सदन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे और ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 145 सदस्य थे। इनमें 41 सरकार द्वारा नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड, और ये इलेक्टेड भी धर्मों के आधार पर बांट रखे थे। जहां तक बात है चुनाव की, तो 26 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल कुछ लाख लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटों पर केवल मुसलमान ही वोट कर सकते थे। इस तरह सांप्रदायिक घृणा का ऐसा विष बोया गया था जो देश का बंटवारा करके भी खत्म नहीं हुआ। आपको 2 बिल्लियों और बंदर की वो कहानी याद है ना, जिसमें 2 बिल्लियां एक रोटी को लेकर आपस में लड़ रही थी और बंदर आकर उनका फैसला करने के नाम पर सारी रोटी खुद खा गया था। हिंदू और मुसलमान भी उन बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे और अंग्रेज उस धूर्त बंदर की तरह इन्हें मूर्ख बना रहे थे। अफसोस यह है कि बिल्लियों ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। अच्छा, जहां तक बात है उस असेंबली के अधिकारों की, तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। वायसराय सर्वशक्तिमान था। उसकी मर्जी के बिना यह सभा किसी बिल पर चर्चा भी नहीं कर सकती थी।
दूसरी ओर सरकार के लाए किसी बिल को अगर असेंबली पास नहीं करे तो वायसराय के पास पूरे अधिकार थे कि ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून बनाकर उसे लागू कर दे। इतना ही नहीं, जब चाहे वो असेंबली को भंग कर सकता था। कहने को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 8 मेंबर्स थे और इनमें से 3 भारतीय थे, लेकिन ये तीनों भी उसी के चुने हुए, उसी के हाथ की कठपुतली थे। कांग्रेस ने इस कानून का बहिष्कार किया था, परंतु कांग्रेस के अंदर ही कई नेताओं का ऐसा मानना था कि यदि इसका बॉयकॉट किया तो इलेक्टेड सीटों पर भी अंग्रेजों के चाटुकार ही जीत कर आएंगे और फिर अंग्रेज इस सभा द्वारा पास किए गए सभी दमनकारी कानूनों को भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन मिलने का दुनिया भर में अंग्रेज प्रचार करेंगे। इसलिए बहिष्कार करने की बजाय सभा में पहुंचकर सभा के मंच से इनका विरोध होना चाहिए। इसी रणनीति के तहत देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करके असेंबली की राह चुनी थी। अच्छा, एक बात और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजन था कि 10 साल बाद ब्रिटेन एक कमीशन का गठन करेगा जो भारत आकर देखेगा कि भारतीयों को कुछ और संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं या नहीं। साइमन कमीशन इसी काम से भारत आया था। हालांकि कांग्रेस सहित अनेक संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, परंतु वे लोग भी थे जिन्हें इस कमीशन से मिलने वाली रेवड़ियों का इंतजार था। ऐसे हालात में भगत सिंह और इनके क्रांतिकारी साथी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे। असेंबली में फेंके पर्चे के माध्यम से वो आह्वान करते हैं, जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन व शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। सरकार जान ले कि असहाय भारतीय जनता की ओर से पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स जैसे दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या का विरोध करते हुए हम याद दिलाना चाहते हैं कि व्यक्तियों की हत्या करना आसान है, परंतु विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, पर विचार आज भी जीवित हैं। फ्रांस के बबन और रूस के जार सब मिट गए। दोस्तों, भगत सिंह का यह संदेश कि व्यक्तियों की हत्या की जा सकती है, विचारों की नहीं, ऐसा शाश्वत और अनमोल विचार है जो सदियों तक मानवता को अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। वे आगे कहते हैं, हम मनुष्य के जीवन को अत्यंत पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का आनंद ले सकेगा। हम मानव का रक्त बहाने की अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। दोस्तों, भगत सिंह मानव रक्त बहाने पर दुखी थे। वे मानवता के पुजारी थे और मानवता को उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए ही इस राह पर निकले थे। यहां एक बात और याद रखनी चाहिए, सैंडर्स वध के बाद लाहौर में चिपकाए पर्चों और विधानसभा में फेंके गए इन पर्चों में कई समानताएं थी। एक तो यह कि दोनों में ही गुलाबी कागज इस्तेमाल हुआ था, दूसरा दोनों ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए थे और दोनों में ही हस्ताक्षर बलराज के थे। दोनों में इनकलाब जिंदाबाद लिखा था, दोनों में ही लाला लाजपत राय की हत्या के प्रतिशोध की बात थी। लिहाजा संकेत साफ था कि दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग एक ही दल से संबंधित थे। लाहौर के पर्चे तो भगत सिंह के अपने हाथ से लिखे थे। उनकी हैंडराइटिंग उनको आसानी से फांसी के फंदे तक ले जा सकती थी, मगर मौत का डर उनको था ही कब? पर्चे फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज की बात
यहीं समाप्त करते हैं। इस क्रांति यात्रा के अगले पड़ाव पर अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव हम तक जरूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।